मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उत्तर नहीं दे सके। क्यों नहीं दे सके? क्योंकि राहुल गांधी की एक जिद थी। बार बार समय मिलने के बावजूद अनपब्लिश्ड बुक के हवाले से ही सारी चर्चा उनको करनी थी। कभी राहुल गांधी को भारत को कमजोर दिखाना है चीन के सामने, कभी राहुल गांधी को भारत को कमजोर दिखाना है अमेरिका के सामने। इसके लिए कोई न कोई तरीका वो निकाल लेते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी नहीं बोल पाए, दो दिन अवसर मिलने के बावजूद नहीं बोल पाए, तो एक तरीका उन्होंने निकाला। महिला सांसदों को खड़ा कर दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया, घेरेबंदी करा दी। और लोकसभा अध्यक्ष ने आज ये कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री का घेराव करने, उनके ऊपर हमला करने की स्थिति थी। अब जाहिर है ये तो सीधे सीधे अनुमान का, परसेप्शन का ही मसला है। प्रधानमंत्री नहीं आए और भला ही हुआ नहीं आए, वरना कल्पना आप कीजिए कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जवाब देने के लिए आते और महिला सांसद उनको घेर कर खड़ी हो जाती, धरना प्रदर्शन करती, बैनर लेकर आती। पहले भी कोई कसर तो छोड़ी नहीं, इसलिए ये नहीं होता ऐसा भी नहीं माना जा सकता। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया गया। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई जब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल पाया तो पीएम को भी हम बोलने नहीं देंगे। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का समय नहीं मिला ऐसा नहीं बोलने दिया गया ऐसा भी नहीं। वो एक जिस जिद पर उड़े हुए थे, और मैं तो कहता हूं वो भी बोल लेने देना चाहिए था। लेकिन खैर, ये सत्ता पक्ष चेयर का मसला है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोले। उनका भाषण बहुत लंबा था, बहुत विस्तार से वो बात करते हैं, सब कुछ बताते हैं। उनको पता है कि जो जनता होती है उसका स्मृति वो बार बार ताजा करनी पड़ती है। अगर ताजा नहीं करेंगे तो वो भूल जाएगी, क्योंकि जिस लेवल पर आप जाकर खड़े हो जाते हैं पुराना वाला याद नहीं रहता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको रिफ्रेश करते रहते हैं बार बार। लेकिन आज के भाषण में चूंकि बहुत हमले हो गए थे, बहुत नीचे स्तर तक जाकर हमले हुए थे, तो मैं वो छोड़ देता हूं। रवनीत बिट्टू को जो गद्दार कहा राहुल गांधी ने, दूसरी जो चीजें कही उसको छोड़ देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरी तरह से मोदी की क्यों हत्या करना चाहते हैं, क्यों कब्र खोदना चाहते हैं, क्यों मरने की कामना करते हैं, इसके बारे में बताया। और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या हमारी सरकार ने किया। उनको लगता है, और मैंने पहले भी आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसी हो, डिफेंस पॉलिसी हो, साफ दिख रहा है कि चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे काम कर रही है जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद जब उसको कहा जाएगा कमाल का काम हुआ था उसे एक दशक। जब विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं तो तब तक तो नरेंद्र मोदी नहीं ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अभी 2029 में वो प्रधानमंत्री के लिए फिर चुनाव लड़ सकते हैं, फिर जीत सकते हैं, उसके आगे भी हो सकता है, वो ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। लेकिन 47 तक वो प्रधानमंत्री तो नहीं रहेंगे। लेकिन वो विकसित भारत है 2047 का सपना दिख रहा है। अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी क्यों, तो उन्होंने विस्तार से बताया, क्योंकि मोदी हर घर में बिजली पहुंचा देता है, क्योंकि मोदी अनमाइंड क्रॉसिंग को हटा देता है। सोचिए जरा, लोगों का जीवन कितना आसान हो गया। क्योंकि मोदी के राज में जो जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पर चला गया, तो उन्होंने आज बड़े सलीके से उसको चिन्हित किया। दूसरी एक बात उन्होंने बताई, जिसको मैं बार बार कहता था, उधारी के गांधी, उधारी के गांधी। उन्होंने आज उसको, प्रधानमंत्री ने आज उसको सदन में कह दिया कि ये तो सरनेम चुरा लेते हैं, सरनेम भी चुरा लेते हैं। एक गुजराती से महात्मा गांधी का नाम गांधी चुरा लिया। सोचिए, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। और मतलब राहुल गांधी का तो खैर क्या ही कहा जाए, जिस तरह की वो बात करते हैं। फिर आज उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की, मास्टर सदानंद का जिक्र किया उन्होंने। जरा सोचिए, उनके दोनों पांव काट दिए कम्युनिस्टों ने। कांग्रेस और कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी कुछ ऐसी ही है। इंदिरा जी ने क्या किया था तानाशाही के दौर में, दूसरे समय में सबको ध्यान में है। इंदिरा जी ने कहा था नेहरू जी के लिए कि 35 करोड़ समस्या कहते थे पिताजी, उनके पिता नेहरू।
और इंदिरा जी के समय में वो समस्या 57 करोड़ हो गई। क्यों? क्योंकि उतने नागरिक थे भारत में। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ हमारे लिए समाधान है। डिफरेंस है ये। और आप देखिए तो उसी तरह से आपको होता हुआ भी दिखेगा। बहुत से मसले हो सकते हैं जिस पर इस सरकार से सहमति न हो, मतभेद हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह तो साफ दिखता है। और शायद यही वजह रही कि जो गरीबी सब सेक्शन के लिए कुछ उससे आगे हम निकल पाए। और मैं इस बजट पर अलग से बहुत बात नहीं कर पाया, कुछ टुकड़ों में किया लगातार, चूंकि माता जी के निधन के बाद मुझे 15 दिन तक वो स्थिति नहीं बनी, मना स्थिति भी नहीं थी। अभी भी मना स्थिति बनते बनते बन रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बजट पाथ ब्रेकिंग है। जैसे अभी तक के सारे बजट कंटिन्यूएशन में थे, ये बजट डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर बढ़ने वाला बजट है। जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के बजट होते हैं वैसे ये बजट है। इस बजट में फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर देखने वाला है, फ्यूचर बनाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही, और हो सकता है उनके दिमाग में हो रहा होगा, यूजीसी वाली जो गाइडलाइन आई उसकी वजह से कैंपस में कैसे विभाजन, समाज में कैसे विभाजन हुआ। हो सकता है किसी ने मुझसे कहा कि पीएम को इसका अनुमान नहीं था इस तरह की गाइडलाइन आ जाएगी। वो एससी एसटी ओबीसी के हितों को सुरक्षित रखने की बात पर सहमत थे, लेकिन इस तरह की गाइडलाइन आएगी अनुमान नहीं था। अब हालांकि कोई ये कैसे मान ले कि पीएमएचएम को नहीं पता होगी चीज, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को पता होगी, ये कैसे कोई मान ले। लेकिन आज उन्होंने एक बात कही, जब युवा को आगे ले जाने की बात कही तो उसको थोड़ा सा बोल्ड में किया, यानी लोगों को समझ में आया। उन्होंने कहा जब मैं युवा कह रहा हूं तो बेटा बेटी सब है, मिडिल क्लास अपर क्लास सब है, सारे वर्ग के लोग हैं, एक साथ जोड़िए। वो शायद यूजीसी की वजह से, यूजीसी गाइडलाइन की वजह से जो मतभेद हुआ समाज में वो भी उनके ध्यान में। और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती भी है, मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरी तरह से इस पर जो मुश्किल आई है उसको कैसे ठीक करेंगे, यह नरेंद्र मोदी को करना है, वो उन्होंने बताया। और जब कोई योजना वो करें कि उनकी पैदाइश के समय शुरू हुई योजना जब वो मुख्यमंत्री बने तब हो पाती है, जरा सोचिए। तो जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो लोगों का जीवन बेहतर करने का तरीका है, और इन 10 सालों में कैसे हुआ उसकी बात वो कर रहे थे। और ये देश के लोगों को ध्यान में भी रहना चाहिए। कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी का भाषण वो बड़ा बोरिंग होने लगा है, वही उज्ज्वला, वही रसोई, वही बिजली, वही न्यूट्रिशन, वही शौचालय, वही स्वच्छ भारत अभियान, वही आयुष्मान भारत, वही सड़क, वही गांव, वही सब वही कर रहे हैं। लेकिन ये देश को जानना पड़ेगा कि नेहरू, इंदिरा और जो कांग्रेस की पूरी विरासत थी, उसने इस देश को कैसे और कितना और क्या दिया। भाई कोई भी रहेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन आप विजन के साथ, लक्ष्य के साथ आगे का भारत बना पाए, एक मजबूत, स्वस्थ, सक्षम भारत बना पाए। और सोचिए जरा, आज भी पीयूष गोयल ने जीसीसी, जो गल्फ की कंट्रीज हैं, 6 बड़ी कंट्रीज हैं, इसमें सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब शामिल हैं, उनके साथ भी एफटीए कर लिया। जरा सोचिए आप, यानी लगातार यूरोपीय यूनियन के साथ, यूएस के साथ। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो राहुल गांधी उसमें क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ऐसे दिखाया जाए, ऐसे बताया जाए कि अरे सब गड़बड़ हो गया। देखिए 6 देशों के साथ जो एफटीए हुआ है, अरब के जो देश हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ब्रिटेन के साथ पहले ही हो चुका है। ये जो अमेरिका के साथ हुआ उसके पहले यूरोपीय यूनियन के साथ हो चुका है। कोई मदर ऑफ ऑल डील कह रहा है, कोई फादर ऑफ ऑल डील कह रहा है, लेकिन भारत के साथ जो डील हो रही है तभी वो कह पा रहे हैं, समझिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सामान्य नहीं है, ये सामान्य नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस कल्चर के डिफरेंस के बारे में ये बताया। सोचिए जरा, तो लोकसभा में नहीं बोलने दिया गया, लेकिन राज्यसभा में उसकी कसर उन्होंने पूरी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।